सो साइंस एंड टेक जो हमारा चल रहा था यूपी पीसीएस एंड आरओ के प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, उसका ये फोर्थ एंड लास्ट पार्ट है। एंड इसके बाद सिर्फ पीवाईक्यूज़ के लिए एक और वीडियो आएगा, 2-3 घंटे का रहेगा। इसमें सारे पीवाईक्यूज़ को हम डिस्कस कर लेंगे। ऑलमोस्ट लगभग 50% पीवाईक्यूज़ तो मैंने इसी नोट्स में इंक्लूड कर दिए हैं, जो कि ज़रूरी था। उसके अलावा भी कुछ पीवाईक्यूज़ रह जाते हैं। फॉर एग्जांपल पूर्वावलोकन में एक मिसलेनियस पार्ट है, एंड जो शुरुआती एटम और ये सब वाले कुछ चैप्टर्स हैं वो रह जाते हैं, जिसको हम आराम से एक वीडियो में सेपरेट डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात बता दे रहा हूँ कि इसके बाद आपको जो पूर्वावलोकन या घटना चक्र की जो सीरीज़ आती है पीवाईक्यूज़ की, वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं करा रहा हूँ साइंस एंड टेक में। साइंस एंड टेक में एनसीईआरटी या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही करंट अफेयर्स करने की ज़रूरत है। वो सब करंट अफेयर्स की क्लास जो कि चलेगी एंड वो करा दूंगा। इसके अलावा एक और बात कि जो अप्रैल वाली जो मैगज़ीन आई है अभी लेटेस्ट, मई के स्टार्टिंग से ही हम उसको कवर करना शुरू कर देंगे। ठीक है, सो चलते हैं, शुरू करते हैं हमारी जो वीडियो है वो। सो टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन, न्यूट्रिशन एंड मेडिसिन। ठीक है, अब देखो पहले समझते हैं फूड प्रिजर्वेशन होता क्या है। फूड प्रिजर्वेशन आपको पता ही होगा ऑब्वियसली। फूड प्रिजर्वेशन जैसे कि वर्ड है, फूड को प्रिजर्व करना, फूड को बचाना, फूड की लाइफ को बढ़ाना। अब जैसे कि दूध है, ठीक है, गर्मी का मौसम है, आपने उसे क्या करा, या तो उबाल दिया या फिर क्या करा, फ्रिज में रख दिया। उससे क्या होगा, उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा कहीं ना कहीं, एंड क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन रहेगा उसमें बैक्टीरियाज का जन्म नहीं होगा। ओके, जिसकी वजह से उसकी लाइफ बढ़ जाएगी और अगले दिन भी वो चल जाएगा, ख़राब नहीं होगा। तो फूड को ख़राब नहीं करना, उसे बचा लेना ही फूड प्रिजर्वेशन है। इसके अलग अलग मेथड्स हैं जो कि यूपीपीसीएस एंड आरओ ऑल्टरनेट ईयर्स में पूछते रहते हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क को जो हम बॉयल करते हैं, दूध को हम खौला लेते हैं, ठीक है, तो उससे कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं पैस्चराइजेशन। ठीक है ना। एक बात अब समझो, आपने कभी नोटिस किया होगा, जैसे कि अगर आपकी माता जी या मॉम जो है वो दूध को गर्म कर रही हैं, तो वो एक जिसे कहते हैं ना मध्य आंच पर या फिर हौली आंच पर या फिर एक लो फ्लेम पर वो गर्म करते हैं। बट अगर आप कर रहे हो, ठीक है, कोई भी बच्चा कर रहा है तो उसे हाई फ्लेम पर कर देगा ताकि जल्दी से हो जाए। बट एज़ पर पेस्चराइजेशन, ठीक है, एक सही प्रोसेस क्या होता है कि आप मिल्क को बॉयल होने दो मिनिमम 63 डिग्री सेल्सियस पर, और 15 मिनट के लिए मिनिमम। सो आप इसको इस हिसाब से समझ सकते हो 15 मिनट को, कि आपकी मम्मी जी हैं वो लो फ्लेम पर गर्म करती हैं, बिकॉज क्योंकि उन्हें 15 मिनट तक उसे खौलाना है। ठीक है, तो इसको याद रखना, पेस्चराइजेशन इज रिलेटेड टू मिल्क। ठीक है, वहीं जैसे फ्रीज़ कर दो किसी भी चीज़ को, किसी को भी फ्रिज में रख दो, उससे क्या होता है, फ्रिज में रखने से उसका जो ऑक्सीजन का लेवल होता है ना आसपास का, वो डिक्रीज़ हो जाता है। अब ऑक्सीजन से इतना फ़र्क क्यों पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क। सबसे पहली बात, ऑक्सीजन मान लो रिड्यूस हो गया है, किसी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं प्राप्त हो रहा है, तो क्या वो रिस्पायर कर पाएगा, क्या वो सांस ले पाएगा, क्या वो रेस्पिरेशंस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, सही से परफॉर्म नहीं हो पाएगा, इन रेस्पिरेशंस कम हो गए। जब रेस्पिरेशन कम हो गया तो जो मेटाबॉलिज्म है, सेल मूवमेंट है या फिर एंजाइम्स का कुछ भी है, वो सब ऑब्वियसली कम हो जाएगा। एंड क्योंकि वो कम हो गया है, तो कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि आपकी एजिंग को करते हैं। फॉर एग्जांपल इसको समझते हैं, जैसे कि आपके सेल्स होते हैं, ठीक है, या फिर आपकी बॉडी है। सो आप बॉडी में देखते हो दो टाइप की चीज़ें चलती हैं साइमल्टेनियसली। एक तो जो आपकी ग्रोथ करवाते हैं, ठीक है, एक तो वो चीज़ चल रही है। दूसरा चल रहा है जो आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ के साथ साथ उसकी डेटोरिएट कर रहे हैं या फिर रिटार्ड कर रहे हैं आपको, ठीक है, वो भी चल रहा है। मतलब आपकी प्रगति भी चल रही है और जो डाउनफॉल है वो भी चल रहा है। एग्जाम्पल, आप पहले छोटे थे, आप बड़े हो गए अब, ठीक है, आपका साइज़ बड़ा हो गया, वो आपकी ग्रोथ है। बट कहीं ना कहीं धीरे से आपके बाल झड़ने लगे, हाँ, बोन्स का वीकनिंग, वो आपकी क्या है, वो आपकी एक ख़राब स्थिति को दर्शाता है। सो ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं साथ साथ साइमल्टेनियसली चलती रहती हैं। इसी तरीके से एजिंग भी साइमल्टेनियसली चलता है। ओके, सो ऑक्सीजन कम होगा तो मेटाबॉलिज्म भी कम होगा, एंड मेटाबॉलिज्म कम होगा इसलिए एजिंग का जो प्रोसेस है वो कम होगा। अब इसमें अलग अलग एंजाइम्स भी होते हैं ऑब्वियसली, जो सेल्स के ग्रोथ और इस सबको अफेक्ट करते हैं, जो कि बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इसके बाद केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स, फिजिक्स के बाद बायोलॉजी आएगी, तो उसमें पढ़ेंगे। और ये सब आर ओ ऑब्वियसली पूछता रहता है, और यूपीपीसीएस भी। फिर तीसरा तरीका होता है स्ट्रॉन्ग कंसनट्रेशंस में ट्रीट करो। ओके, चौथा है कैनिंग प्रोसेस। कैनिंग क्या है, देखो कैनिंग शब्द आया है कैन से, ठीक है। जो भी फूड कुक है उसे आप हाई प्रेशर पे कुक करो। जैसे कि हम चावल है, चावल को प्रेशर कुकर में उबालते हैं। अब बनाने को तो आप बिल्कुल एक सिंपल भगोना ले लो, उस पर कुछ भी रख दो, अब तो मतलब कटोरी तो नहीं, प्लेट रख दी तो उस पर भी हो जाएगा चावल। बट प्रेशर कुकर में ही राइस को उबालने का कॉन्सेप्ट क्यों आया है, क्योंकि प्रेशर कुकर में अगर राइस रखा है तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है, एंड वो जल्दी भी ऑब्वियसली कुक हो जाता है। पांचवा तरीका है ऑर्गेनिक एसिड से ट्रीट करना। जैसे एग्जांपल,
बेंजोइक एसिड एंड सॉर्बिक एसिड, ये दोनों एग्जाम्पल याद रखने हैं, एग्जाम से पूछे गए हैं। 6th है फूड ड्राइंग, ठीक है। जैसे कि आपने एक सुना होगा, एक अभी पनीर जो है ना, पनीर एक तो नॉर्मल पनीर आपने खाया होगा, दूसरा होता है एक ड्राई पनीर टाइप का आता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, वो नॉर्मल पनीर में से जो भी वाटर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको वो कहीं ना कहीं उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वो साइड से क्या होता है, हार्ड हो जाता है, जैसे कॉर्नर से बार बार। अब क्योंकि वो बार बार हार्ड हो गया है, तो अंदर उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया एंटर नहीं कर पाता, ठीक है। सो फूड ड्राइंग का कॉन्सेप्ट भी यही है, पनीर के एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो, ओके। सो आई थिंक आप इतना समझ गए होगे। इसके अलावा फूड प्रिजर्व रखने के लिए अलग अलग प्रिजर्वेटिव्स भी आते हैं, जो कि यूपी पीसीएस एंड आरओ ने दोबारा पूछे हैं। इसके एग्जांपल क्या है, सोडियम बेंजोएट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3-4 बार लगातार पूछा है इसे। सोडियम मेटा बाइसल्फाइट, बेंजोइक एसिड, सॉर्बिक एसिड एंड एपॉक्साइड्स, ये याद रखना एग्जाम्पल्स। अब आते हैं मेडिसिन पे, एंड मेडिसिन का दूसरा नाम ड्रग्स है, ठीक है। इसके टाइप्स हैं अलग अलग, मैं समझा देता हूँ अच्छे से। एंटीपायराइट्स या एंटीपायरेटिक्स जिसे कहते हैं, एंटीपायरेटिक्स ये किस टाइप की मेडिसिन होती हैं, ये आपके फीवर को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। जैसे कि आपको बुखार आया है, आपके बुखार को कंट्रोल करने के लिए जो दवाई आप यूज़ करोगे उसे कहते हैं एंटीपायरेटिक्स, ठीक है। सो एंटीपायरेटिक्स टैबलेट जो होगी, जैसे कि एस्पिरिन होती है, ठीक है, पैरासीटामोल हो गई, सो कॉम्बिफ्लेम हो गई, सो जो भी आपकी बुखार को कंट्रोल करेगी वो होगी एंटीपायरेटिक्स। दूसरा हो गया एनाल्जेसिक्स, ओके, जो आपके पेन को कंट्रोल करेगी, पेन आपको नहीं होगा जिसे खाने से, आपको पेन हो रहा है तो आप एनाल्जेसिक्स टैबलेट खा लो तो आपको पेन नहीं होगा। इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स एंड नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। नार्कोटिक वाले में क्या होता है, आपको नींद आएगी, आपको पेन से मुक्ति मिल जाएगी, यस। आपको स्लीप आएगी, हाँ स्लीप भी आएगी। जैसे कि आपने नाम सुना नार्कोटिक, तो ये ऑब्वियसली कुछ ड्रग्स होते हैं, जैसे कि ओपिएट्स, इसको ओपिएट्स भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये ओपीएम से ड्राइव होता है। ओपीएम जैसे चरस, गांजा, हीरोइन, ये सब नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक्स में आते हैं। दूसरा है टाइप नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, जिससे कि आपके होता है कि आपको फीवर से तो, आपको बॉडी पेन से तो रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा, आपको स्लीप नहीं आएगी, बट जैसे कि पैरासीटामोल टैबलेट है, ठीक है। जब आप पैरासीटामोल खाते हो या डोलो जिसे आप कहते हो दूसरे नाम से, वो खा लेते हो तो आपको पेन से रिलीफ मिल जाती है, यस, बट आपको स्लीप नहीं आती, ठीक है। तो 2 बेसिक डिफरेंस है। अब आते हैं थर्ड वाले टाइप पर, वो एंटीसेप्टिक क्या होता है। आपने ऑइंटमेंट क्रीम्स सुनी होंगी, ठीक है, बोरोप्लस और ये सब, बोरोप्लस एंटीसेप्टिक सुना होगा नाम, ठीक है। सो वो कुछ ऐसी जो ट्यूब्स हैं, क्रीम्स हैं, उनको आप अप्लाई करो अपने टिश्यू पर एंड स्किन पर, ताकि किसी भी तरीके के इन्फेक्शन है उसको आप ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। उसमें एक गार्लिक है, वो एक नेचुरल एंटीसेप्टिक माना जाता है, याद रखना, इसको हिंदी में लहसुन कहते हैं। फिर डिसइंफेक्टेंट भी होते हैं, ठीक है। अब एंटीसेप्टिक में और डिसइंफेक्टेंट में क्या अंतर है। एंटीसेप्टिक है तो आप, जैसे मान लो आपका हाथ यहाँ से कट गया, हल्का सा जैसे ब्लेड से कट गया, खून निकल रहा है, तो आप एंटीसेप्टिक लगा सकते हो उसमें आराम से, ठीक है, कुछ नहीं होगा, आपको फ़ायदा होगा। फॉर एग्जांपल आपका होंठ कट गया या फिर कुछ भी है, तो आपने बोरोप्लस लगा ली, उससे आपको फ़ायदा हो रहा है, कुछ असर नहीं हो रहा। बट डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है, वो आप नहीं लगा सकते, ठीक है, इट इज़ हार्मफुल फॉर टिश्यूज एंड स्किन, ठीक है। एग्जाम्पल ब्लीचिंग पाउडर, अब किसी से ये थोड़ा ना कहोगे भाई तेरे हाथ कट गया है, ले ब्लीचिंग पाउडर लगा ले, ये सरफ की थैली लगा ले, सॉरी, या फिर सर्फ एक्सेल लगा ले, कुछ भी इस टाइप का थोड़ा ना आप कहोगे। सो दिस इज़ डिसइंफेक्टेंट। 5वां होता है ट्रैंकुलाइज़र। ट्रैंकुलाइज़र क्या है, आपकी एंग्जाइटी को रिड्यूस करना है तो आप ट्रैंकुलाइज़र ले सकते हो। नाउ ट्रैंकुलाइज़र काम कैसे करता है और मतलब उसका बेसिक पर्पस क्या होता है वो समझ लेते हैं। पहले तो मैं उसे समझा देता हूँ वो होता कैसा है। तो एक तो होता है ट्रैंकुलाइज़र इंजेक्शन टाइप में आता है, ठीक है। सोल्जर्स होते हैं, अगर आपने कोई भी गेम खेला होगा जिसमें सोल्जर्स होते हैं, COD हो गया, PUBG हो गया, फिर कोई भी दूसरा गेम, उसमें इंजेक्शंस लेते हैं अलग अलग। सो दिस इज़ व्हाट ट्रैंकुलाइज़र इज़। उसका काम ही होता है आप में एड्रेनलिन जो हार्मोन्स होते हैं उसको रश कराना फटाफट, जिससे कि एंग्जाइटी जो भी होती है वो आपको नहीं होती। दूसरा, स्लीप अच्छी खासी आ जाती है, क्योंकि देखो एंग्जाइटी अगर आपको है, ठीक है, तो आपको स्लीप नहीं आने वाली। ये बात मुझे इसलिए पता है क्योंकि जो वीडियो शुरुआत से देखते आए उनको पता होगा, प्रीलिम्स जो मैंने दिया था UPSC का 2022 वाला, उसमें कुछ यही सिचुएशन हुई थी। 3 महीने तक मैं सो नहीं पाया था, लिटरली 3 महीने तक मैं नहीं सो पाया था सही से। सो इट्स ऑल अबाउट एंग्जाइटी। उस समय मुझे ट्रैंकुलाइजर्स लगाए गए थे, ठीक है, तो उससे मैं सोता था, ठीक है, इंजेक्शंस लगते थे। सो सोल्जर्स को भी दी जाती है, वॉर लाइक सिचुएशन होती है, प्लस एक मेडिसिन की तरह भी काम करता है। नाउ एंटीबायोटिक्स की बात करें, एंटीबायोटिक्स क्या होता है, इट्स मोस्टली बैक्टीरिया से ही इनका फॉर्मेशन होता है। ये PYQ भी है, याद रखना। दूसरा, ये वायरस से वर्क नहीं करता, मतलब
ऑप्शन आ जाए एंटीबायोटिक्स तो वायरस तो ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा, याद रखना। ना तो ये वायरस से ड्राइव होता है, बनाया जाता है, ना ही ये वायरस पर वर्क करता है, ठीक है। इसीलिए जब कोविड-19 आया था, ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति जो एंटीबायोटिक खा रहा था उस पर असर नहीं हो रहा था उसका, ठीक है। सो एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होता वायरस पर। तीसरी बात, पहला एंटीबायोटिक कौन सी थी? सो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक था, जिसे बनाने वाले का नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। आपको याद रखना है क्योंकि ये जो चीज़ है यारो ने पूछ रखी है। एग्जाम्पल अगला, इसके 2 एग्जाम्पल्स हैं जो कि ऑब्वियसली यूपीपीसीएस ने पूछे हैं। सो एग्जाम्पल है सल्फा डायाजाइन एंड पेनिसिलिन, ठीक है, ओके। फिर होता है एनेस्थेटिक्स, ठीक है, जो भी एनेस्थीसिया होती है आपकी, वहीं से ये टर्म आया है। एंड इसका बेसिक पर्पस क्या होता है, जब ऑपरेशंस होते हैं या फिर किसी को वुंड हुआ है, ज़ख्म हुआ है बहुत हैवी, तो इंजेक्शन लगा दो उस एरिया पर, ठीक है, वो जो एरिया है वहाँ पर सेंसेशन लॉस हो जाएगी, वो सुन्न पड़ जाएगा, ठीक है। सो किसी का ऑपरेशन करना है फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पर उसका एनेस्थीसिया दिया जाता है, ठीक है, आपने सुना होगा ये टर्म। अब इसके अलावा कुछ और PYQs थे, उसको जो पूर्वावलोकन में थे एक्स्ट्रा, तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो वो आप देख सकते हो। ये रहे, देखो वैक्स कोटिंग जो फ्रूट्स में लगाई जाती है, मतलब जैसे कि ये सेब है, ठीक है, ओके, तो इसके ऊपर ये बाहर क्या करते हैं, मोम की एक परत लगाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कभी कभार जब शॉप पर जाओगे तो बहुत अलग से चमक रहा है वो चीज़, वो जो फ्रूट है वो बहुत चमक रहा है, या उस पर कहेंगे कि धो के खाना, इस पर कुछ रैपर टाइप का लगा है, ठीक है। वो क्यों लगाया जाता है? क्योंकि उसकी लाइफ बढ़ानी है उन्हें, ठीक है, वैक्स कोटिंग। सिंपल कॉन्सेप्ट वही है, फ्रूट वो जो ऑक्सीजन कम लेगा वो, ठीक है, एंड मेटाबॉलिज्म उसका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, इससे एजिंग उसकी बढ़ जाएगी। फिर चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस होती है, ऑब्वियसली इसकी लाइफ बढ़ानी है इसलिए। फिर एक अजीनोमोटो आपने सुना होगा, जब भी कोई भी आप फ्राई राइस या फिर कुछ भी फास्ट फूड खा रहे हो तो अजीनोमोटो वो डालते हैं, ठीक है, जिसको मोनोसोडियम ग्लूटामेट भी कहते हैं, एंड जिसको शॉर्ट फॉर्म में MSG कह दो। है क्या ये? फूड प्रिजर्वर है, फूड को प्रिजर्व रखता है, एंड एक फ्लेवर एनहेंसर है, ठीक है। ऑब्वियसली इसके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, बोन को आपको ख़राब करता है, जो कि इसलिए बैन भी है इंडियन आर्मी में एंड अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में, खासकर US में तो कंप्लीट बैन है इसका। बट आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं कि फूड प्रिजर्वर है और फ्लेवर एनहेंसर है, क्योंकि ये UPPCS ने पूछा था, ठीक है, या शायद MPPCS ने पूछा था, बट पूछा था, लेटेस्ट पूछा 2020 में इसका, ओके। ट्राइक्लोसन की बात करें, सो इट्स अ केमिकल विद एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़। सो याद रखना ये बात कि ट्राइक्लोसन क्या है, इट्स अ केमिकल विद एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़। इट इज़ यूज्ड इन टॉयलेटरीज मतलब बॉडी वॉश हो गया, फेस वॉश हो गया, क्लॉथ, साबुन, सरफ, सोडा, ठीक है, टॉयज़ हो गए, उसमें यूज़ होता है इन सब चीज़ों में। इसके अलावा इट्स अ फूड प्रिजर्वर एज वेल, ओके, एक सेकेंड, इट्स नॉट अ फूड प्रिजर्वर, ओके, याद रखना। नाउ इसकी बात करते हैं, तो ये UPSC ने पूछा था, एंड 2 स्टेटमेंट थोड़ी काम की थी तो मैंने वो लिख दिया यहाँ पर। एनिमल चारकोल की बात करते हैं, इट्स यूज्ड इन डी कलरिंग रॉ शुगर, ठीक है, ये PYQ है तो देख लेना। एंड शुगर परसेंटेज की बात करते हैं तो मैक्सिमम किस में होती है, सुक्रोज में, मिनिमम कहाँ होती है, लैक्टोज में। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है इन्वर्ट शुगर का। इन्वर्ट शुगर बेसिकली एक ही बात याद रखनी है कि पहली बात तो ये जो स्वीट शुगर होती है, सुक्रोज होता है, उससे ज़्यादा ये मीठा होता है इन्वर्ट शुगर, ठीक है, एंड इट्स ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, ये याद रखना है, ओके। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक बेसिक चीज़ है जो कि ऑब्वियसली वो RO में रिपीटेडली पूछता आ रहा है, एंड UPPCS में भी रिपीटेडली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि ग्रेप शुगर है तो उसमें कौन सा मिलेगा, उसमें ग्लूकोज मिलेगा, G से ग्रेप्स, G से ग्लूकोज, F से फ्रूट, F से फ्रक्टोज, याद रखना, ठीक है। फिर टेबल शुगर हो गया, टेबल शुगर में सुक्रोज मिल जाएगा, ठीक है। स्टेविया में नेचुरल स्वीटनर मिल जाएगा, मिल्क में आपको लैक्टोज मिल जाएगा, ठीक है, मिल्क शुगर में लैक्टोज है, या फिर मिल्क शुगर है उसका नाम लैक्टोज है, और फिर ग्रेप शुगर में ग्लूकोज, और ये सब आपको याद रखना है, मैचिंग के लिए आता है। फिर एक और बात, जैसे बीट है, बीट में क्या मिलेगा, शुगर, हनी में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, कॉटन में सेलुलोज, मिल्क में लैक्टोज, वही चीज़ है, PYQ में था। फिर एस्पर्टेम क्या होता है, इट्स आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ठीक है, ये 200 गुना स्वीट है सुक्रोज से, तो एस्पर्टेम याद रखना है, PYQ था। फिर एस्पिरिन की बात करते हैं, इट्स ऑब्टेन फ्रॉम लेटेक्स ट्रीज, ठीक है। एस्पिरिन क्या होता है, कहाँ से निकाला गया, लेटेक्स ट्रीज, हमने पढ़ा था, एस्पिरिन एक टैबलेट है, ठीक है, जो कि फीवर को करता है, फीवर को ठीक करता है। सो अब इसको यहाँ पर देखो, क्या ये एंटीपायरेटिक है, यस। क्या ये एनाल्जेसिक है,
यस। कि ये एंटीबायोटिक है? नहीं। सो याद रखना ये एंटीबायोटिक नहीं है। इसमें भी एंटीपायरेटिक का दूसरा एग्जांपल जो कि पीवाईक्यूज में भी था वो था पैरासीटामोल। अब एंटीपायरेटिक हमने देखा इसका काम क्या था, फीवर को रिमूव करना, एंड एनाल्जेसिक्स का काम क्या था, पेन को रिमूव करना। ओके। एंटीफोमिंग पीवाईक्यूज में क्या था, तो पॉलीअमाइड सिलिकॉन। फिर एंट्रासाइटिक तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी। ठीक है, ये मैचिंग में आए थे आर ओ के एग्ज़ाम में, आर ओ में मैचिंग में पूछे गए थे ये दोनों। देन आर ओ में अगेन मैचिंग में ये देखो क्विनाइन। ठीक है, क्विनाइन जो ड्रग होता है वो किसके लिए होता है, एंटी मलेरियल ड्रग है, मलेरिया के लिए होता है। फिर क्रिस्टल वायलेट जो है एंटीसेप्टिक है। फिर क्लोरोमाइसिटिन जो है एंटी टाइफाइड है। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर द फोन कॉल। देन वी हैव दिस पोटेशियम ब्रोमाइड, सो इट्स अ सेडेटिव। ओके। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, सो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मिलकर बना लेता है, सो इट्स इरिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स। ना अगला सवाल आता है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स क्यों है। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड में जब हीमोग्लोबिन मिला तो वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया। ठीक है, बट इस प्रोसेस में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये बॉडी में ही रह जा रहा है, ये वापस एक्सहेल नहीं हो रहा। ठीक है, CO एक्सहेल नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जब कार्बन डाइऑक्साइड आप इनहेल करते हो, ऑब्वियसली ऑक्सीजन के साथ अदर गैसेस भी आती हैं, उसमें थोड़ी बहुत CO2 भी होती है। सो आपने इनहेल करी, ठीक है, या फिर कोई भी नाइट्रोजन या दूसरी गैस आपकी इनहेल हुई थी, बट वो वापस एक तरीके से फिल्टर प्रोसेस के थ्रू वो वापस जा रही है आपकी बॉडी से बाहर, एक्सहेल हो रही है। सो ये जो प्रोसेस हो जाता है ये इरिवर्सिबल हो जाता है, याद रखना। फिर मिल्क की बात करें, मिल्क को होमोजेनाइज कर देते हैं, सो ब्रेकिंग फैट पार्टिकल्स टू माइक्रोस्कोपिक साइज विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूग। ठीक है, नाउ एक्सट्रैक्ट ऑफ क्लोव ऑयल की बात करते हैं। ठीक है, लौंग का तेल, सो यूजिनॉल ऑयल कहते हैं, EUGENOL, यूजिनॉल ऑयल। सो जिसने एग्रीकल्चर वाली वीडियो देखी है, ठीक है, ट्रिक्स के साथ, तो उसे पता होगा क्लोव और यूजिनॉल का संबंध क्या है। ठीक है, याद करा दिया था मैंने उससे। सो इसको देखो, जेली मेकिंग, जेली है जो भी आप जेली खाते हो कुछ भी है, तो जेली मेकिंग में सबसे मतलब इजीली जो कोई भी प्रोडक्ट है, फल है, वो यूज़ हो जाता है, उसका नाम है गुआवा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें पैक्टाइन जो होता है, पैक्टिन एक एंजाइम है, वो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट, सो इस टॉपिक की बात करते हैं जो हमने अभी पढ़ा, उसमें देखो RO में एंड UPPCS में एक एक क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ छोड़ के भी इसे पढ़ने बैठ जाओ, जो भी आप पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहो, बट ये कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें होती हैं ना साइंस में कि आपको एक तरीके से आपके नंबर उसमें कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे ही, आपको पता होगा एक्स्ट्रा। तो फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में अगर RO में 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं या 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको नहीं पता अगर, तो आप 2 से 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की स्थिति में नहीं हो। बट अगर आपने पढ़ रखा है हल्का सा भी, तो हो सकता है आप 2 के 2 क्वेश्चन कर पाओ, या एटलीस्ट एक क्वेश्चन भी कर पाओ अटैम्प्ट सही से। ठीक है, सो वो एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करता है। बट सीधी बात तो ये है, अगर बाकी सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, वो रेडी हैं आपके, तभी ना इस पे जाओगे। सो इसलिए ध्यान से करना, जो करना है, जितना करना है वो आप सोच समझ के करना। डिटर्जेंट एंड सोप, ठीक है। अब इस वाले टॉपिक पर एज सच ना तो UPPCS ने लेटेस्ट कुछ पूछा है, ना ही RO ने इस पर कोई क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैंने जो PYQs थे उसी के नोट्स बना दिए। सो वाटर सॉल्यूबल है, ठीक है। PYQs मीन्स ऑफ ऑल एग्जाम्स जो भी पूर्वावलोकन में थे उसके हिसाब से। सो वाटर सॉल्यूबल है डिटर्जेंट, यस। आप देखते हो कि पानी में आप डालोगे सर्फ एक्सेल तो वो घुल जाता है, तो वाटर सॉल्यूबल है, सिंपल। सोप किस किस से बनता है? सो एनिमल फैट से बनता है, वेजिटेबल ऑयल से बनता है, कॉस्टिक सोडा प्लस फिलर्स का यूज़ होता है। फिर सोप की बात करते हैं, डर्ट को क्लीन करता है वाया इमल्सिफिकेशन, एक प्रोसेस है उसके थ्रू, ये टर्म याद रखना। प्लस इसमें क्या क्या है ये याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि UPPCS ने बहुत पहले इस पर एक क्वेश्चन पूछा था। फिर डिटर्जेंट की बात करते हैं, एक रिफाइनिंग एजेंट है टू क्लीन क्लॉथ, इसमें एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स यूज़ होते हैं, एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स। सोप प्लस डिटर्जेंट की बात करें, सो वाटर सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है, मतलब अगर, ओके आई एम सॉरी, अगर आपने पानी में डिटर्जेंट डाल दिया, यानी सर्फ एक्सेल या फिर एरियल डाल दिया, तो उसमें जो पानी होगा ना उसका सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। जैसे कि पानी का अगर वाटर मॉलिक्यूल, तो एक सेकेंड, इसको फिजिक्स में पढ़ेंगे आराम से सरफेस टेंशन को डेप्थ में। तो याद रखना कि अगर डिटर्जेंट हम ऐड करते हैं वाटर में, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स का सरफेस टेंशन कम हो जाता है। सिंथेटिक डिटर्जेंट प्लस हार्डनेस, मतलब अपने सिंथेटिक डिटर्जेंट का आपने यूज़ करा है, उसे हार्ड वाटर में आपने डाला है, ठीक है। सो उसमें कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम सॉल्ट्स बनेंगे, ठीक है, जो कि
लेदर या फिर जो झाग होता है उसको अच्छे से बनाएंगे। डिटर्जेंट की बात करते हैं तो सोडियम सिलिकेट प्लस सोडियम सल्फेट, ये तो आपको याद रखने हैं। इससे क्या होता है, इन दोनों से ड्राइनेस बढ़ती है एंड बेसिसिटी बढ़ती है, यानी बेसिक नेचर जो होता है वो बढ़ता है। ओके, नाउ फर्टिलाइजर्स पे आते हैं। देखो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। नेचुरल भी हो सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रोवाइड होते हैं फर्टिलाइजर्स के द्वारा क्रॉप को, ठीक है। और ऑब्वियसली किस लिए होते हैं, फील्ड्स को फर्टिलाइज करने के लिए, ठीक है। ना मैन्योर्स होते हैं, मैन्योर्स का भी काम सेम होता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, फर्टिलाइजर्स को मतलब फील्ड्स को फर्टिलाइज करना। एंड मैन्योर जो होता है वो कंपेयर टू फर्टिलाइजर काफ़ी ऑर्गेनिक होता है। फर्टिलाइजर तो बेसिकली नेचुरल तो है कुछ कुछ, बट सिंथेटिक जो होते हैं उसमें भी, नेचुरल वाले में भी कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंडस्ट्रियल बेस्ड होती हैं, ठीक है। बट मैन्योर जो होता है वो प्योरली ऑर्गेनिक नेचर का होता है, इसे कंपोस्ट भी कहते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी कहते हैं, ठीक है। वहीं एक और कॉन्सेप्ट है वर्मी कंपोस्ट का, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी अर्थवॉर्म्स है अलग अलग, जो जिसे हम घेसे कहते हैं, ठीक है, या फिर अर्थ वॉर्म्स कहते हैं, इसका हम यूज़ करते हैं फील्ड्स में, ठीक है, ताकि हमारा अच्छे से ह्यूमस प्रोड्यूस हो, ठीक है। नाउ सिंथेटिक फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर में क्या डिफरेंस है। सो पहली बात, सिंथेटिक फर्टिलाइज़र में प्रेजेंट होता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ठीक है। वहीं पर मैन्योर में प्रेजेंट होता है नेचुरल, ठीक है, नेचुरल सब कुछ होता है। फिर सिंथेटिक फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चर कहाँ होता है, फैक्ट्रीज़ में। मैन्योर बेसिकली फील्ड्स में ही पाया जाता है, ठीक है। मैन्योर बेसिकली है क्या, एक बात समझ लो। मैन्योर फॉर एग्जांपल कावडंग हो गया, जिसे अब गोबर कहते हैं हम, ठीक है, हिंदी में कावडंग हो गया, या फिर कुछ भी एग्रीकल्चरल वेस्ट है, ठीक है, वो कुछ भी हो गया, उस सबको कंबाइन करके, जो पतझड़ के पत्ते हैं कुछ, ठीक है, उन सबको कहीं ना कहीं कंबाइन कर दो तो वो एक तरीके मैन्योर आपको प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो उसमें ह्यूमस भी होता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक वाले में, सिंथेटिक वाले में ह्यूमस प्रेजेंट नहीं होता है। एक और बात, जो भी सिंथेटिक फर्टिलाइज़र है, ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट मिनरल्स पाए जाते हैं क्योंकि वो आर्टिफिशियल है, ठीक है, यानी सिंथेटिक है, तो उसमें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट मिनरल्स सही मात्रा में पाए जाएंगे, जैसे कि NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक है, पाए जाते हैं अच्छी मात्रा में। बट वहीं पर जो मैन्योर्स होते हैं उसमें क्वांटिटी इनकी कम होती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट मिनरल्स कम क्वांटिटी में होते हैं, इसीलिए जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग हम करते हैं उसमें मैन्योर्स अगर हम डालते हैं तो मैन्योर्स की क्वांटिटी हम बहुत ज़्यादा लेनी पड़ती है कंपेयर टू सिंथेटिक फर्टिलाइज़र। नाउ वीट, अगर आप चावल की खेती करते हो, सॉरी गेहूं की खेती करते हो, सो इसके लिए इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है नाइट्रोजन, ये PYQ था। वहीं पर फर्टिलाइजर्स की बात करें उसमें हाइड्रोजन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फर्टिलाइज़र, NPK तो है ही, ठीक है, NPK जिंक हो गया, ये सब तो है ही, ओके। फिर कुछ एलिमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है, जो कि प्लांट्स एंड इससे रिलेटेड है, उसका यूज़ क्या है। जैसे कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यूज़ होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स के। फॉस्फोरस, ये बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन है वो RO ने पूछा था, याद रखना है इस बात को, ठीक है, तो हाई चांस है कि PCS भी पूछ सकता है। नाइट्रोजन बेसिकली प्लांट्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करता है। फॉस्फोरस रूट डेवलपमेंट में मदद करता है। पोटेशियम जो स्टोमेटा होता है, जैसे पत्ती है, ठीक है, जहाँ से पत्ती कहीं ना कहीं सांस लेती है और ये सब रेस्पिरेट करती है, वो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को देखने वाले का मिनरल्स कौन है, पोटेशियम। एंड बोरॉन जो है वो डिजीज़ रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये चार याद रखना, ठीक है। इसके अलावा जब हम साइंस एंड टेक का दूसरा बायोलॉजी वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें प्लांट्स एक टॉपिक है, उसमें प्लांट डिजीज़ हम पढ़ेंगे, वहाँ पर जो भी प्लांट्स में डिजीज़ होती हैं उसको भी अच्छे से कवर कर लेंगे ना। मैक्सिमम एसिडिटी इन सॉइल, ठीक है, अमोनियम सल्फेट से होती है, याद रखना। यूरिया की बात कर लेते हैं एक बार। सो यूरिया बेसिकली क्या है, इट्स अ नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, बेसिक सिंपल। नाइट्रोजन कैसे प्रेजेंट होती है इसमें, अमाइड के फॉर्म में, ठीक है। परसेंटेज क्या है नाइट्रोजन का, 47%। यूरिया का दूसरा नाम क्या है, कार्बामाइड, या फिर और से CONH2 का होल ट्वाइस, मतलब NH2 के 2 मॉलिक्यूल्स और CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल शामिल रहता है। तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, ये चार तो है ही। और ये चार को एज सच टर्म्स के साथ शायद MPPCS ने भी पूछा है, PSC ने, और ये पूछा है RO ने मेरे ख्याल से, एज फार एज आई कैन रिमेंबर। दूसरा, इट इज़ मोर वाटर सॉल्यूबल, ठीक है, ओनली स्टेबल इन एसिडिक इन्वायरमेंट, ठीक है। फिर यूरिया अगर 1 kg नाइट्रोजन होता है तो उसके लिए 2.2 kg यूज़ होता है। अब ये क्वेश्चन हो सकता है आप समझोगे कैसा क्वेश्चन है, बट 2019 के UP BO के एग्ज़ाम में
इसको पूछा था, तो एज इट इज़ मैंने लिख दिया है। हो सकता है एक बार याद रह जाए कि 1 kg है तो 2.2 पूछता, 10 kg में कितना हो तो 22 kg लिख दो, तो ठीक है। इस हिसाब से अगर मान लो रिलेट भी कर पाए एग्जाम में तो ठीक है, इसे रटने की कोशिश मत करना, ऐसे ही देख लो ऊपर ऊपर से। फिर नीम कोटेड यूरिया क्या होता है, मान लो ये यूरिया है, ठीक है, ये यूरिया है, ओके, इसके ऊपर क्या करा, ओके शिट, जैसे ये यूरिया है, देन क्या करा, इसके ऊपर नीम नीम की कोटिंग कर दी, ताकि यूरिया जो होगा उसका जो डिज़ोल्व रेट होगा, ठीक है, डिसोल्यूशन का रेट होगा वो कम हो जाए, मतलब पानी में जल्दी घुले ना, ठीक है, जिससे कि उसकी लाइफ बढ़ जाए, मतलब और कम यूरिया में पूरी पूरी फील्ड कवर हो जाए, ओके, क्वांटिटी कम यूज़ हो। फिर डाई अमोनियम फॉस्फेट आता है, डीएपी जिसे कहते हैं, उसमें 18% नाइट्रोजन, 46% P2O5 होता है। सो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन इसमें है। देन ग्रीन अनडिकम्पोज मटेरियल को हम मैन्योर्स में यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं ग्रीन मैन्योर, ठीक है। ग्रीन अनडिकम्पोज मटेरियल जैसे कि पत्ते होते हैं, ठीक है, फूल पत्तियाँ जो भी जो गिर गए पतझड़ की तरह, लकड़ी वकड़ी हो गई, उसको हम एक तरीके से ग्रीन मैन्योर की तरह यूज़ कर सकते हैं, और ये क्रॉप्स के लिए मोस्ट सुटेबल है। कुछ क्रॉप्स के एग्जांपल जैसे कि सन हेम्प, ये PYQ है पूरा, ठीक है, सन हेम्प एक क्रॉप है, ये UPPCS का PYQ है, ठीक है, याद रखना। वहीं पोटैटो, शुगर केन, ग्राम्स, इन सब के लिए सूटेबल नहीं है ना। मिसलेनियस पार्ट, जैसे कि मैंने आपको कहा एक वीडियो आएगी, ठीक है, लंबी वीडियो होगी 2-2.5 घंटे की, उसमें जितने भी मिसलेनियस के PYQs होंगे उसको कवर कर लूँगा। उसके लिए जो भी पूर्वावलोकन की जो मैगजीन है, ठीक है, उसके पेजेस को मैं स्कैन कर लूँगा पहले से ही, ठीक है, जैसे कि हम करंट अफेयर्स में कर रहे हैं उसी हिसाब से कर लेंगे डिस्कस। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ ट्रिक्स के साथ काम कर लेंगे, जहाँ नहीं पड़ेगी वहाँ पर ऐसे ही बेसिक समझा दूँगा। अगेन जितना हुआ है केमिस्ट्री में, याद रखना दिस इज़ मोर देन इनफ, इससे ज़्यादा करने में मत जाना, ठीक है, बिकॉज ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। अगर आप UPPCS की बात करते हो, ठीक है, तो 5 से 6 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स रहते हैं। वहीं आप RO की बात करोगे तो केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, और ना भी रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, RO में तो इसलिए इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना हो रहा है उतना कर लेना। मिसलेनियस के साथ कुछ इंपॉर्टेंट कुछ बेसिक टॉपिक्स थे जो कि मैंने पहले से ही छोड़ दिए थे, क्योंकि उसमें ज़्यादा इतना लोड नहीं होता PYQs के साथ कवर करने के लिए। जैसे कि उन टॉपिक्स है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, फिर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस मैंने पढ़ा तो दिया है, सॉल्यूशन भी पढ़ा दिया है, बट उसके PYQs हमने डिस्कस नहीं करे। साथ साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी, मेटल मिनरल सोर्स प्रॉपर्टी सोर्स, एलोवाइज हो गया, ठीक है। सो इस टाइप की कुछ बेसिक चीज़ें थी जहाँ से कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, बट चांसेस बहुत रेयर रहते हैं, ठीक है। सो उसको हम आराम से कवर कर लेंगे, मिसलेनियस भी कवर कर लेंगे एक ही वीडियो में। एज सच केमिस्ट्री में जितना थ्योरेटिकली होना था वो आपका हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद PYQs के बाद वी विल मूव टू फिज़िक्स। हो सकता है फिज़िक्स की वीडियो पहले आ जाए, PYQ बाद में है, ठीक है। तो फिज़िक्स की वीडियो आ जाएगी परसों, ठीक है। एंड साथ ही साथ मई मंथ में हम अप्रैल की जो करंट अफेयर्स है उसकी सीरीज स्टार्ट कर देंगे, 3 वीडियोज़ में करंट अफेयर्स कंप्लीट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।